दोस्तों नमस्कार। दिल्ली में रेखा गुप्ता के वर्चस्व को कौन दे रहा चुनौती, इससे किसको होगा फायदा, आइए बताते हैं। दोस्तों आज हम दिल्ली के सियासी गलियारों से एक ऐसी खबर लेके आए हैं जो केवल दिल्ली बीजेपी की नहीं बल्कि देश की किसी भी पार्टी के आंतरिक शक्ति संतुलन को समझने के लिए बेहद जरूरी है। जब दिल्ली में एक नई सरकार बनती है तो उम्मीद होती है कि अब विकास की गति तेज होगी, लेकिन दिल्ली बीजेपी के भीतर से जो खबरें आ रही हैं वो बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। जी हाँ, बात हो रही है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के वर्चस्व को मिल रही चुनौती को, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ उनके तालमेल की कमी को। क्या यह सिर्फ पद की गरिमा का सवाल है या दिल्ली के भविष्य को प्रभावित करने वाला सत्ता संघर्ष है? आखिर सवाल है क्या? सवाल है कि रेखा गुप्ता को चुनौती दे कौन रहा है। राजनीतिक गलियारों से खबर आ रही है कि चुनौती बाहर से कम अंदर से ज्यादा है। सत्ता की बागडोर संभालने के बाद मुख्यमंत्री का कद स्वाभाविक रूप से बड़ा हो जाता है, लेकिन पार्टी संगठन की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा संगठन और सरकार के बीच एक संतुलन बैठाया जाता है। अगर प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के कार्यकर्ताओं को लामबंद करते हैं तो मुख्यमंत्री प्रशासनिक फैसलों पर अपना ध्यान केंद्रित करती हैं। यह तो आदर्श स्थिति है, लेकिन जब दोनों के फैसलों में टकराव होता है तो कार्यकर्ताओं में भ्रम पैदा होता है। यहीं से एक दूसरे के वर्चस्व को चुनौती देने की शुरुआत हो जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स में कई बार यह सामने आया भी है कि मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनका कद पार्टी में पहले से ही बहुत बड़ा रहा है, जैसे कि प्रवेश वर्मा और विजेंद्र गुप्ता। क्या मंत्रिमंडल में किसी नंबर 2 की महत्वाकांक्षाएं मुख्यमंत्री के फैसलों पर भारी पड़ने जा रही है? यह तो बीजेपी का संगठन बेहतर जानता है। अब आते हैं सबसे संवेदनशील मुद्दे पर। दोस्तों, क्या वीरेंद्र सचदेवा जी और रेखा गुप्ता जी के बीच तालमेल की कमी है? क्या वाकई में ऐसा है जैसे कि विविध है? किसी भी राज्य की सफलता के लिए मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष का एक मत होना अनिवार्य है, क्योंकि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। संगठन का प्राथमिक काम कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखना होता है। यदि संगठन से जुड़े लोगों को सरकार में कोई काम नहीं मिल रहा या उन्हें सरकारी बैठकों और निर्णयों से दूर रखा जाता है तो प्रदेश अध्यक्ष का नाराज होना स्वाभाविक है। यह स्थिति बीजेपी जैसी कैडर आधारित पार्टी के लिए सबसे खतरनाक है, क्योंकि यह संगठन की नींव को कमजोर करती है। अब सबसे बड़ा सवाल है, आगे क्या होने वाला है? दोस्तों, राजनीति में कोई भी गतिरोध स्थायी नहीं होता, खासकर जब पार्टी केंद्र में भी मजबूत हो। फिर भी अगर दोनों में कोई गतिरोध उत्पन्न हो भी जाता है तो पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इसमें हस्तक्षेप करता है। ये दोनों नेताओं को विकास और आगामी चुनावों के लिए एक साथ काम करने का स्पष्ट निर्देश देता है। इस स्थिति में दोनों नेताओं को अपनी अपनी लक्ष्मण रेखाएं तय करनी होती है और एक दूसरे के कार्य क्षेत्र का सम्मान करना होता है। अगर यह गतिरोध जारी रहता है तो दिल्ली के शासन और अगले चुनाव में पार्टी की संभावनाओं को गंभीर रूप से नुकसान हो सकता है। और अगर यह अंदरूनी खींचतान चलती रही तो इसका सीधा असर दिल्ली के लाखों नागरिकों पर भी पड़ेगा, क्योंकि जब नेता आपस में लड़ते हैं तो सबसे पहले नागरिकों का ही नुकसान होता है और यह स्थिति सरकार की गति को धीमा भी कर देती है और विपक्ष खासकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को बीजेपी पर हमला करने का एक और मौका दे देती है। आज की इस चर्चा का सार यही है कि दिल्ली बीजेपी को यह समझना होगा कि उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी उनकी अपनी आंतरिक कलह है। सरकार और बीजेपी को दिल्ली के मूलभूत मुद्दों जैसे प्रदूषण, पानी, स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपनी सरकार की सफलता को ही सबसे बड़ी चुनौती। सरकार और बीजेपी को दिल्ली के मूलभूत मुद्दों जैसे प्रदूषण, पानी और स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपनी सरकार की सफलता को ही सबसे बड़ी चुनौती का जवाब बनाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली की जनता ने 27 वर्षों बाद बीजेपी को एक बहुत बड़ा मौका दिया है। अगर ये पार्टी इस मौके को आपसी लड़ाई में गुमा देती है तो जान लीजिए जनता इसका जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहती है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और प्रदेश अध्यक्ष सत्ता के संघर्ष से ऊपर उठकर दिल्ली के विकास पर ध्यान केंद्रित करेंगे या वर्चस्व की इस लड़ाई में बह जाएंगे। देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए ईवी न्यूज के साथ। मुझे तो तूफानों से जूझने की आदत है। मैं जब डूसू प्रेसिडेंट थी तो हम लोग एक प्रदर्शन कर रहे थे, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, तो मॉरिस नगर चौक पे हमने कुछ पुतले जलाए। अब मैं प्रेसिडेंट थी तो तिल्ली मुझे ही लगानी थी।
तो क्या किया किसी समझदार व्यक्ति ने कि ये भी पुतले फूकने हैं, तो उसे मिट्टी का तेल तो मिला नहीं, केरोसिन तो मिला नहीं, उसने पेट्रोल लग के डाल दिया और जैसे ही तिल्ली लगाई धुम करके आग उठी और पूरा मेरा चेहरा जल गया और लगभग 1-1.5 महीना पूरा मुझे उसको फेस करना पड़ा। तब भी मैं कॉलेज की स्टूडेंट थी, यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट थी, छोटी थी, पर फिर भी लगता था कि नहीं, रुकना नहीं, चलते रहना। आज तो इतनी बड़ी ताकत दिल्ली की जनता, उनका प्यार और स्नेह और आशीर्वाद मेरे साथ है। आप सबने जो मुझे दिल्ली की बागडोर सौंपी है, जो जिम्मेवारी दी है, तो आज तो मैं शक्तियों का अंबार हूं। तो किसी भी असुरी शक्ति से डरने वाली